हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड इंटरटेनमेंट के साथ इज एम आर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहां पर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वस्तु के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, वहीं आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं, जबकि एक से अधिक वस्तुओं के लिए आर का प्रयोग करते हैं। यानी बहुवचन का जब यूज होता है तो आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डर भी एक जज्बात है, डर भी एक जज्बात है। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। डर भी एक जज्बात है। इसकी अंग्रेजी होगी फियर इज ऑल्सो अ फीलिंग्स। क्या होगी? फियर इज ऑल्सो अ फीलिंग्स, या आप इसको कह सकते हैं फियर इज ऑल्सो एन इमोशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीलिंग्स और इमोशन दो वर्ड यूज किए गए हैं। एक्चुअली जज्बात का मतलब भावना से है, यानी जज्बात का मतलब भावना होता है। तो आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं कि डर भी एक जज्बात है, यानी फियर इज ऑल्सो अ फीलिंग्स, और आप बोल सकते हैं कि फियर इज ऑल्सो एन इमोशन। इसी पर आधारित एक और सेंटेंस देखते हैं। कर्म ही पूजा है। आपने सुना होगा कर्म ही पूजा है, तो इसको बोलेंगे वर्क इज वर्शिप। क्या बोलेंगे? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो हम दोनों सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। डर भी एक जज्बात है, फियर इज ऑल्सो अ फीलिंग्स, और फियर इज ऑल्सो एन इमोशन। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद, ये है तुम्हारी पसंद। तो आपको बता दें कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि अंजलि ये है तुम्हारी पसंद, यहाँ पर जो है एक्चुअली इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस जानेंगे। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे पहले सिंपल सेंटेंस में, यानी यह तुम्हारी पसंद है, यानी दिस इज़ योर चॉइस। अगर कोई व्यक्ति नहीं है, अगर मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, तो हम बोलेंगे इट इज़ योर चॉइस। यानी अगर कोई व्यक्ति होगा तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ योर चॉइस, कोई व्यक्ति है तो आइए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये तुम्हारी पसंद नहीं है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि यह तुम्हारी पसंद नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी होगी दिस इज़ नॉट योर चॉइस। जब सजीव होगा तो दिस लगाएंगे, यानी कोई आदमी होगा तो, और जब कोई निर्जीव वस्तु होगी तो इट लगा सकते हैं, इट इज़ नॉट योर चॉइस। इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको देखते हैं। क्या यह तुम्हारी पसंद है, यानी इज़ दिस योर चॉइस, इज़ दिस योर चॉइस। क्या ये तुम्हारी पसंद है, तो बोलेंगे इज़ दिस योर चॉइस। यह तुम्हारी पसंद क्यों है, तो आप बोल सकते हैं कि वाई इज़ दिस योर चॉइस, वाई इज़ दिस योर चॉइस। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद, ये है तुम्हारी पसंद। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। अंजलि ये है तुम्हारी पसंद। दरअसल यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंजलि क्या ये है तुम्हारी पसंद। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी बोलते समय हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आपको अंजलि इज़ दिस योर चॉइस, यहाँ पर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि अंजलि इज़ दिस योर चॉइस। अंजलि क्या ये है तुम्हारी पसंद। मतलब यहाँ पर क्या जो वर्ड है छुपा हुआ है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि अंजलि ये है तुम्हारी पसंद, यहाँ पर इनका कहने का अर्थ है। तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है, बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वचन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। तो इसकी अंग्रेजी होगी इट इज़ नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड। क्या होगी? इट इज़ नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है। अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस आप बोलेंगे बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी नहीं है, तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड। आइए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जो यस नो टाइप है, जिसका हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं। जैसे क्या बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है, आप इसका आंसर हाँ और ना में दे सकते हैं। तो इसकी अंग्रेजी होगी इज इट नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड। क्या बोलेंगे आप? इज इट नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड। क्या बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है। और इसी का निगेटिव सेंटेंस होगा तो बोलेंगे कि, मतलब इसकी निगेटिव सेंटेंस होगा तो आप बोलेंगे, पहले हिंदी होगी कि क्या बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी नहीं है, तो इसको आप बोलेंगे इज इट नॉट नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड। इज इट नॉट नेसेसरी टू बी ए गॉडफादर इन बॉलीवुड, यानी आप इट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो सेंटेंस है क्वेश्चन की तरह से होगा कि बॉलीवुड में गॉडफादर का होना क्यों जरूरी है।
यानी बॉलीवुड में गॉड फादर होना क्यों जरूरी है, तो आप बोलेंगे इसको वाई इज इट नेसेसरी टू बी ए गॉड फादर इन बॉलीवुड। क्या बोलेंगे, वाई इज इट नेसेसरी टू बी ए गॉड फादर इन बॉलीवुड। तो आइए पूरे सेंटेंस को एक बार देखते हैं। बॉलीवुड में गॉड फादर होना जरूरी है, तो बोलेंगे इट इज़ नेसेसरी टू बी ए गॉड फादर इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में गॉड फादर होना जरूरी नहीं है, तो बोलेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ए गॉड फादर इन बॉलीवुड। क्या बॉलीवुड में गॉड फादर होना जरूरी है, इज इट नेसेसरी टू बी ए गॉड फादर इन बॉलीवुड। क्या बॉलीवुड में गॉड फादर होना जरूरी नहीं है, इज इट नॉट नेसेसरी टू बी ए गॉड फादर इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में गॉड फादर होना क्यों जरूरी है, वाई इज इट नेसेसरी टू बी ए गॉड फादर इन बॉलीवुड। दोस्तों आप इनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी अंग्रेजी उतना ही बेहतर होगी। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी है, ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी है। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी है, तो इसकी अंग्रेजी बोलेंगे आप दिस इज एन एयरवॉइस मोबाइल कंपनी। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी AEIOU यानी वावेल का यूज होता है तो हम अ की अंग्रेजी यानी एक के लिए जो है एन का यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट आएगा तो ए आप यूज करिएगा। ए को आप अ भी पढ़ते हैं जैसा कि आप जानते हैं स्पीकिंग में। तो देखते हैं फिर से एक बार, ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी है, तो बोलेंगे दिस इज एन एयरवॉइस मोबाइल कंपनी। चूँकि यहाँ पे बताया नहीं गया है इसलिए हम मान लेंगे कि एयरवॉइस मोबाइल कंपनी एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग है और एन का प्रयोग है। आइए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव तो उम्मीद है कि आप बना ही लेंगे कि ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी नहीं है, तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट एन एयरवॉइस मोबाइल कंपनी। तो आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी है, तो आप बोलेंगे इज दिस एन एयरवॉइस मोबाइल कंपनी। क्या ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी है, तो बोलेंगे इज दिस एन एयरवॉइस मोबाइल कंपनी। क्या ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी नहीं है, तो बोलेंगे इज दिस नॉट एन एयरवॉइस मोबाइल कंपनी। आप ये बोल सकते हैं कि ये एयरवॉइस मोबाइल कंपनी कहाँ है, तो आप बोलेंगे वेयर इज दिस एन एयरवॉइस मोबाइल कंपनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी अंग्रेजी बहुत ही बेहतर होगी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। माफ करना बिल्लू पाजी, मेरी गलती नहीं है। माफ करना बिल्लू पाजी, मेरी गलती नहीं है। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। माफ़ करना बिल्लू पाजी, मेरी गलती नहीं है। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे सॉरी बिल्लू पाजी इज़ नॉट माई फॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉरी बिल्लू पाजी इज़ नॉट माई फॉल्ट। दरअसल इसी सेंटेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉरी बिल्लू पाजी इट्स नॉट माई फॉल्ट या इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में छुपा हुआ है कि माफ़ करना बिल्लू पाजी मेरी गलती नहीं है, यानी ये मेरी गलती नहीं है। तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है। अगर वो होता कि माफ़ करना बिल्लू पाजी ये मेरी गलती है, तो हम बोलते सॉरी बिल्लू पाजी इट्स माई फॉल्ट। क्या बोलते हैं, इट्स माई फॉल्ट। यानी आप देख सकते हैं कि जब रहेगा कि मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, तो बोलेंगे इट इज़ माई फॉल्ट या इट्स माई फॉल्ट। ये मेरी गलती नहीं है तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट या इट्स नॉट माई फॉल्ट। क्या ये मेरी गलती है, तो इज़ इट माई फॉल्ट। क्या ये मेरी गलती नहीं है, तो इज़ इट नॉट माई फॉल्ट। तो आप इस तरह से सेंटेंस को अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करिए, और अधिक से अधिक अगर आप बोलते हैं तो आपको अंग्रेजी बहुत जल्दी आएगी। हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये एक अनाथ लड़कियों की संस्था है। ये एक अनाथ लड़कियों की संस्था है। तो आइए इसकी अंग्रेजी देखते हैं। ये एक अनाथ लड़कियों की संस्था है, या आप कह सकते हैं कि यह एक अनाथ लड़कियों की संस्था है। तो इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज़ एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, इट इज़ एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अनाथ लड़कियों की संस्था है। इसी प्रकार इसकी जो निगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे यह एक अनाथ लड़कियों की संस्था नहीं है, तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या यह एक अनाथ लड़कियों की संस्था है, तो आप बोलेंगे इज इट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। इज इट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो आप बोलेंगे कि क्या यह एक अनाथ लड़कियों की संस्था नहीं है, यानी इज इट नॉट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, इज इट नॉट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और बोल सकते हैं कि यह अनाथ लड़कियों की संस्था कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि वेयर इज इट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं, वेयर इज इट एन ऑर्फन गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, तो इसको आप अंग्रेजी बोलेंगे देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस।
इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यानी संदेह नहीं है। तो जब भी शक या संदेह की बात होती है तो आप जानते हैं कि इसकी अंग्रेजी डाउट होती है, तो आप बोलेंगे इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नथिंग डाउट इन दिस। क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग डाउट इन दिस। तो दोनों सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करिए। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। तो आइए इसकी अंग्रेजी देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द सुप्रीम ऑनर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या बोलेंगे? द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द सुप्रीम ऑनर ऑफ इंडियन सिनेमा। आपने देखा कि हमने यहाँ पे सुप्रीम वर्ड यूज किया है, चूँकि यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे बड़ा की जगह पे सुप्रीम वर्ड यूज किए हैं। आप यहाँ पे बिगेस्ट भी यूज कर सकते थे, बट हमने नहीं किया, क्योंकि बिगेस्ट का मतलब ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर एक सम्मान की बात हो रही है और ये सबसे बड़ा सम्मान है, तो कैटेगरी होती है हर वर्ड की, तो यहाँ पे सुप्रीम वर्ड बेहतर होगा। आप बिगेस्ट भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द बिगेस्ट ऑनर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम जो है बेहतर रहेगा। इसी प्रकार इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान नहीं है, तो आप बोल सकते हैं द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज नॉट द सुप्रीम ऑनर ऑफ इंडियन सिनेमा। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है? यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं इज द दादा साहब फाल्के अवार्ड द सुप्रीम ऑनर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या बोलेंगे? इज द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द सुप्रीम ऑनर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। तो आइए इसकी अंग्रेजी देखते हैं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है, तो इसकी अंग्रेजी होगी नो दिस इज नॉट माई प्राइड आई बिलीव। सबसे पहले ये पहला सेंटेंस देख रहे हैं कि नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है, तो इसकी अंग्रेजी होगी नो दिस इज नॉट माई प्राइड आई बिलीव। क्या होगी? नो दिस इज नॉट माई प्राइड आई बिलीव। और अगला सेंटेंस देखते हैं, नीचे वाला जो हमारा सेंटेंस है, विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है, तो इसके लिए बोलेंगे देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड एरोगेंस। क्या बोलेंगे? देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड एरोगेंस। तो पूरे सेंटेंस को एक बार बोलते हैं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है, तो बोलेंगे नो दिस इज नॉट माई प्राइड आई बिलीव, देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड एरोगेंस। तो इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। कला और सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर है। कला और सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर है। तो चलिए इसकी अंग्रेजी देखते हैं। कला व सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर है, तो इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे योर इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड सिनेमा इज द प्रीसियस हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। क्या बोलेंगे? योर इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड सिनेमा इज द प्रीसियस हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। यानी कला व सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी सेंटेंस का यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यह होगा कला व सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर नहीं है, तो आप बोलेंगे योर इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड सिनेमा इज नॉट द प्रीसियस हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। यानी इज के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करना है। आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको शॉर्ट्स में बता रहे हैं। उम्मीद करते होंगे कि जानकारी समझ में आ रही होगी। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अंग्रेजी समझ में आए और आप बोल सकें। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। बिजनेस मेरा काम भी है और मेरा शौक भी। बिजनेस मेरा काम भी है और मेरा शौक भी। तो आइए इस सेंटेंस की अंग्रेजी देखते हैं। बिजनेस मेरा काम भी है और मेरा शौक भी, तो इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे बिजनेस इज माई जॉब एज वेल एज माई हॉबी। क्या बोलेंगे? बिजनेस इज माई जॉब एज वेल एज माई हॉबी। बिजनेस मेरा काम भी है और मेरा शौक भी, तो बोलेंगे बिजनेस इज माई जॉब
एज वेल एज माई हॉबी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी जानकारी दी गई समझ में आई होगी। इसके अगले पार्ट में हम आपका इज एम आर के प्रयोग के इस सीरीज में हम एम का प्रयोग लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए। जो भी सेंटेंस बताए जा रहे हैं आप उस पर आधारित जो है आप अपने पास से बनाइए और जो भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।